जय हिंद। आज देखेंगे फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज देखेंगे पार्ट 3 वीडियो। यहाँ पर 14 से आर्टिकल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता और कानून का समक्ष संरक्षण मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो भारत का, ये दोनों अधिकार कानून के समक्ष समानता और कानून का समक्ष समान संरक्षण उसे मिलेगा। देखिए इसे दो पहलू में बांट दिया गया है। यह जो है कानून के समक्ष समानता एक निगेटिव पहलू के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें विशेषाधिकार का बात किया गया है। इसे प्राचीन काल से जोड़कर हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले तक जो है इसे जो है प्राचीन काल में सबल के पक्ष में कुछ विशेषाधिकार था। जैसे राजा का पद हो गया, किसी भी नौकरी में ऊंचे पद हो गया, कि कोई भी बड़ा पद होगा, वो जो है पहले सबल के पक्ष में था। इसीलिए इसे नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे विशेषाधिकार का अपवाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज। ये जो है क्या है, विशेषाधिकार का जो है अपवाद है, क्योंकि इसके पद के अनुसार जो है इसे विशेषाधिकार मिला है। तो आप देखते हैं कानून का समान संरक्षण। कोई भी व्यक्ति हो उसे कानून का समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो, उसे कानून का समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन ऐसे ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है, या व्यवहार में नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये संवैधानिक तौर पर बताया गया है कि कानून का समान संरक्षण मिलेगा। यहाँ पर समानता का बात किया जा रहा है। तो समानता जो है दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण समानता होता है, एक आनुपातिक समानता होता है। तो पूर्ण समानता आनुपातिक समानता को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारे संविधान में क्या बताया गया है। तो पूर्ण समानता का मतलब ये हुआ है कि समान व्यक्ति के साथ जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंबानी कैटेगरी में आता है, कोई व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो मान लीजिए अंबानी से 30% का टैक्स लिया जा रहा है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति से भी 30% का टैक्स लिया जा रहा है। तो क्या है, ये जो है पूर्ण समानता है। लेकिन इसे क्या है, नकारात्मक पहलू में माना जाएगा। पूर्ण समानता का तात्पर्य, मान लीजिए कोई व्यक्ति सबसे गरीब है, उसे भी 30% टैक्स लिया जा रहा है, तो ये क्या है, पूर्ण समानता है। लेकिन इसे नकारात्मक पहलू में माना जा रहा है। अनुपातिक समानता का क्या तात्पर्य है कि समान जनों के साथ समान व्यवहार, असमान जनों के साथ असमान व्यवहार। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अंबानी कैटेगरी में आता है, तो उसे 30% लिया जा रहा है। कोई नॉर्मल है तो उसे 10% लिया जा रहा है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब है, रिक्शा वाले हैं, तो उसे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा है। तो क्या है, ये अनुपातिक समानता है। इसे हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है ए और बी। ए का तनख्वाह है 10,000, बी का तनख्वाह है 15,000 रुपया। लेकिन यह क्या है, दोनों जो है बीपीएल कैटेगरी में आ रहा है। तो इसे क्या है, जितना भी संरक्षण मिलेगा, जितना भी फंड मिलेगा, उसे बीपीएल कैटेगरी के तहत मिलेगा। न कि इसे 15,000 है तो इसे थोड़ा ज्यादा कम मिलेगा, इसका 10,000 तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर है पी और क्यू, दो व्यक्ति है। मान लीजिए क्यू का जो है मंथली है 1.5 लाख रुपया, और पी का जो है 50,000 रुपया है। तो ये भी क्या है, एक एपीएल कैटेगरी में आता है। इसे भी क्या है, दोनों को समान संरक्षण मिलेगा, जो भी फंड मिलेगा वो दोनों को समान मिलेगा। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं अनुपातिक समानता को। मान लीजिए 4 व्यक्ति है ए बी सी डी। ए का उम्र है 10, बी का उम्र है 15 और सी का उम्र है 20। तो क्या है, इसे जो है 4 रोटी की आवश्यकता है। मान लीजिए 10 वर्ष है, इसे 4 रोटी की आवश्यकता है। 15 वर्ष के लिए 5 रोटी की आवश्यकता है। 20 वर्ष के लिए 6 रोटी की आवश्यकता है। तो इसे आवश्यकता के अनुसार इसके रोटी को जो है पूर्ति किया जा रहा है, उसे हम अनुपातिक समानता में रखेंगे। अनुपातिक समानता का तात्पर्य है कि आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो है आवश्यकताओं को निर्वहन करना अनुपातिक समानता है। यह जो है हमारे संविधान में लागू है, लेकिन ये जो पूर्ण समानता है, हमारे संविधान में लागू नहीं है। तो इस प्रकार आर्टिकल 14 को हम समझ लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो कर रहा है सामाजिक समानता का बात कर रहा है। समाज में कैसे समानता का भाव होगा। सबसे पहले इसे हम आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) कर कैसे करके देखते हैं। तो आर्टिकल 15(1) जो है वो राज्य को निर्देश दे रहा है कि राज्य जो है मूल वंश धर्म के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जनरल के पक्ष में कुछ विशेष कानून लगा देगा और SC ST के पक्ष में कुछ छूट दे देगा, या जैसे मुसलमान की जो है कुछ विशेष कानून कर देगा, या मुसलमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, हिंदू के लिए कुछ विशेष छूट दे देगा। तो ऐसा धर्म के आधार पर, मूल वंश के या जाति के आधार पर जो है वो राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा समाज में। आर्टिकल 2 भी वही कह रहा है कि मूल वंश धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों में डिफरेंट मेन यह है कि जो आर्टिकल 15(1) जो है यह राज्य को निर्देश दे रहा है कि राज्य जो है मूल वंश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15(2) जो है
वो व्यक्ति को निर्देश दे रहा है कि व्यक्ति जो है मूल वंश धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 3 जो है यह दोनों में कह रहा है कि भेदभाव नहीं करेगा, और आर्टिकल 15(3) में कह रहा है कि भेदभाव होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में सरकार को लगता है कि किसी की आवश्यकता है तो उस परिस्थिति में जो है वह भेदभाव राज कर सकता है। जैसे महिला के पक्ष में महिला को राज जो है कुछ विशेष छूट दे सकता है, जिससे क्या होगा, समाज एक स्थिर भाव में आ जाए। जैसे बच्चा के लिए जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चा के लिए अभी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हरियाणा में 9 से 12 के लिए भी जो है शिक्षा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे समाज जो है एक विकास के तौर पर जो है समाज एक तरह से ढल सके। तो ये सब पॉजिटिव भाव में दे सकता है राज्य। जैसे दुर्बल वर्ग के पक्ष में का तात्पर्य, जैसे अभी दुर्बल वर्ग जो है EWS घोषित हुआ है 2019 में मोदी सरकार, जिसके तहत जो है उसे 10% का आरक्षण मिल रहा है। तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव भाव में है। जैसे SC/ST के पक्ष में SC/ST क्या है, एक पिछड़े तबके का व्यक्ति आ रहा है समाज में, तो उसे जो है कुछ छूट दे के जो है उसे समाज में सुसंगठित ढंग से चलाने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसा कर सकता है विशेष परिस्थिति में। सरकार को लगेगा कि इसे आवश्यकता है तो सरकार जो है उसे दे सकता है। ये क्या था, आर्टिकल 15(1) और 15(2) का जो है आर्टिकल 15(3) जो है यह क्या है, अब बाद है। अब देखते हैं आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5), ये दोनों जो है मूल संविधान में नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(5)(4) को जो है 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और आर्टिकल 15(5) को जो है 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं दोनों में एक ही बात कर रहा है कि राज्य जो है शिक्षा संस्थान में नामांकन में जो है छूट दे सकता है। दुर्बल वर्ग के पक्ष में जो है राज्य शिक्षा संस्थान में नामांकन में छूट दे सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट यह है कि 15(4) जो कह रहा है वो सरकारी शिक्षा संस्थान में जो है राज्य छूट दे सकता है, और 15(5) जो है यह कह रहा है कि निजी शिक्षा संस्थान में जो है राज्य छूट दे सकता है। अब देखते हैं कि एक और संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है 15(6) जोड़ा गया, और इसी के तहत जो है EWS को अभी 10% का आरक्षण जो है मिल रहा है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो है मूल संविधान का बात करता है। आर्टिकल 16 मूल संविधान का बात करता है। इसे भी हम आर्टिकल क्लॉज वाइज देखते हैं, आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(2) ऐसे करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 16(1), यह क्या कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता मिलेगा। और आर्टिकल 16 भी वही कहता है कि राज्य के अधीन जो है वह मूल वंश धर्म जाति के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम ये दोनों आर्टिकल को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो दोनों कह रहा है कि सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता मिलेगा, चाहे वो कोई भी जाति हो, वह किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र से हो, उसे सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता मिलेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत जो है कुछ व्यक्ति को या कुछ कैटेगरी के जाति को जो है यहाँ पर जो है कुछ छूट दे सकता है सरकार। जैसे जनरल है, OBC है, SC/ST है, तो जनरल मान लीजिए जनरल है कुछ अच्छे कैटेगरी में आता है, उसका जो है शिक्षा संस्थान जो है अच्छे स्कूल में हुआ है। SC/ST थोड़ा गरीब फैमिली से है तो उसका शिक्षा संस्थान सरकारी स्कूल में हुआ है, वह उस माहौल में नहीं ढल पाया है, इसीलिए जो है उसे कुछ नंबर में छूट दे सकता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत, जिससे क्या होगा कि समाज जो है एक संतुलित भाव में आ जाए, जिसके जो है समाज अच्छे ढंग से आ जाए दोनों व्यक्ति। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 16(3) यह कहता है कि रोजगार के लिए जो है निवास को एक शर्त बना सकते हैं। आर्टिकल 16 का कहना है कि रोजगार के लिए कोई भी रोजगार देंगे सरकार, राज्य सरकार, तो निवास को एक शर्त बना सकता है। मान लीजिए छोटा नागपुर का पठारिया, छोटा नागपुर है, दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, वह क्या है, एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर कोई फर्म निकलेगा तो वो सारे व्यक्ति के लिए वो उस फर्म को जो अलाउ कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा, क्राउड हो जाएगा, वहाँ पर भीड़ हो जाएगा। उस राज्य के व्यक्ति के लिए कठिनाई का सामना पड़ सकता है, उस क्षेत्र के व्यक्ति के लिए कठिनाई का सामना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, एक शर्त रख देगा कि जो है नागपुर में 10 साल से रह रहा है या 50 साल से रह रहा है तो वही जो है उस फर्म को जो है क्या होगा, भर सकता है। तो यह क्या है, निवास के लिए एक रोजगार के लिए एक निवास को शर्त बना सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 16(4), यह क्या कहता है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है। यह जो है हमारे संविधान में आरक्षण का पिछड़े वर्ग के लिए जो है वह चर्चा नहीं था। पिछड़े वर्ग में कौन आ रहा है, चर्चा पिछड़े वर्ग के लिए है, लेकिन पिछड़े वर्ग में कौन आ रहा है उसका चर्चा नहीं बताया गया कि कौन है। इसका जो है निर्णय वह न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या संसद जो है समय समय पर करेगा कि कौन जो है पिछड़े वर्ग में आ रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 16(5), इसमें पिछड़े वर्ग में जो अभी 2019 में आया है EWS जो है वह पिछड़े वर्ग के तहत आ रहा है। इसका जो है अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका निर्णय अभी नहीं आया है कि यह खत्म हो जाएगा कि रहेगा, लेकिन अभी भी इसे 10% EWS के लिए आरक्षण मिल रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 16(5), यह क्या कहता है, किसी धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म अनुयायियों के लिए जो है आरक्षित किया सकता है। क्या कर रहा है, किसी धार्मिक संस्था से संबंधित पद
उस धर्म अनुयायियों के लिए जो है आरक्षित किया जा सकता है। मान लीजिए कि वैष्णो देवी का मंदिर है, एक धार्मिक संस्था है हिंदू धर्म के लिए। बालाजी का साउथ में मंदिर है, वो क्या है, हिंदू धर्म के लिए एक संस्था है, धार्मिक संस्था है। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत भीड़ लग रहा है, वहाँ पर जो है उसे चलाने के लिए एक प्रशासन का आवश्यकता होगा, उसे चलाने के लिए एक समुदाय की आवश्यकता होगा। तो क्या होगा, वहाँ पे एक राज्य जो है फॉर्म निकाल सकता है कि यह जो है इस धर्म समुदाय के लिए फॉर्म है। लेकिन उस फॉर्म के लिए जो सभी व्यक्ति को अलाउ कर देगा, तो मान लीजिए कि उस संस्था का अध्यक्ष जो है मुसलमान बन जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, दंगा होने की संभावना हो सकता है, एक ठेस पहुँचने की संभावना हो सकता है, एक हिंदू धर्म के लिए ठेस पहुँच सकता है। इसलिए मस्जिद में भी यही नियम लागू होगा। तो क्या होगा कि राज्य जो है एक धार्मिक संस्था के लिए जो है सीट आरक्षित कर सकता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि जाति आरक्षण जो है वह जाति को बनाया गया है। आरक्षण का जो बात है एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसे देखेंगे। अभी देखते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 क्या कहता है, यह जो कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो है अंत का मनाही कर रहा है। क्या यह जो है छुआछूत जो है अंत हो जाना चाहिए। तो ये 17 जो है इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला जो कैटेगरी है, इसे रोकने के लिए अस्पृश्यता पर जो है रोक कैसे लगाया जाएगा और इसे दंड का प्रावधान क्या होगा दूसरा में, क्योंकि हमारे संविधान में जो है इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया था कि अस्पृश्यता करेगा तो उसे किस प्रकार का दंड मिलेगा, या इसे रोकने के तहत जो है कोई कानून संविधान में नहीं है। तो इसके तहत जो 2 चीज़ बताया गया कि रोका कैसे जाएगा और इस पर दंड कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाया गया, कुछ कानून बनाया गया। तो सबसे पहले जो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 घोषित किया, लेकिन यह जो कानून कुछ खास नहीं चला। बाद में जाकर जो है इसमें संशोधन किया गया 1965 में, और बाद में इसे 1976 में लागू किया, सिविल राइट एक्ट नाम देके सिविल राइट एक्ट 1951। लेकिन यह भी कुछ खास नहीं चला। बाद में जाकर जब राजीव गांधी का सरकार आया तो 1989 में जो है SC/ST एक्ट कानून लाया। इसके तहत जो है 22 कार्यों को जो बताया गया, अगर 22 कार्य के अंदर जो कोई व्यक्ति आया तो वह अस्पृश्यता के दायरे में आएगा। वह 22 कार्य के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेकार की मजदूरी कराना SC/ST से, तो क्या है, एक अस्पृश्यता का दायरे में आएगा। अपमानजनक बात करना या वोट डालने के लिए दबाव डालना, ये सब क्या है, अस्पृश्यता के दायरे में आ रहा है। अगर इसके तहत जो कोई व्यक्ति पकड़ाया गया या आया तो उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान किया गया कि इसके तहत जो कोई व्यक्ति आएगा तो उसे जो है 6 महीना का कारावास मिल सकता है या 500 रुपया का जुर्माना है। अगर इस दायरे में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे भी राज्य विधानसभा का वोट डालने के लिए भी मना किया गया कि इस दायरे में है व्यक्ति तो वो जो है राज्य विधानसभा का जो है वोट नहीं लड़ सकता है। 2 और कानून इंपॉर्टेंट बनाया गया इसी के तहत कि उसे जो है कोई अगर SC/ST केस किसी पर है तो उसका तत्कालीन गिरफ्तारी किया जाएगा और अग्रिम जमानत की मनाही की गई। अब हम समझते हैं तत्कालीन गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत की मनाही क्या है। तो मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं A और B। A जो है SC कैटेगरी का व्यक्ति है और B जो है जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है। A जो है उसे SC/ST केस कर दिया है B पर। बी जो क्या हुआ, जब इसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गया बी को, तो बी जो कहाँ चला गया, भाग करके वकील के पास चला गया। सी जो है इसे लेकर चला गया, बी सी जो मिलकर चला गया कहाँ पर, डी के पास, यानी कि जज के पास। और जज जो इसे क्या कर दिया कि जमानत घोषित कर दिया कि जमानत हो गया। तो अब जो है बी के पास जो वकील आएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी के पास जो वकील आएगा तो वो दिखा देगा देखो मेरा जमानत है। तो क्या हुआ कि व्यक्ति जो है पकड़ाने से पहले, यानी कि अरेस्ट होने से पहले उसका जमानत मिल गया। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि अग्रिम जमानत की मनाही, कि ये अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST केस आए तो उसे इस प्रकार से जो है जमानत नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं तत्कालीन गिरफ्तारी, कि अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST कैटेगरी के तहत केस किया गया है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बाद में जाकर सिद्ध होगा कि वह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, लेकिन उसे तत्काल गिरफ्तार करना होगा पुलिस को। यह कानून यह दोनों बता रहा है। लेकिन बाद में जाकर जब मोदी जी का सरकार आया 2015 में, तो इस जो यह जो 22 कार्य है इसे बढ़ाकर संशोधन करके इसमें 47 कार्य कर दिया। जैसे नहर के पानी के लिए कोई रोकेगा तो उस पर भी SC/ST केस हो सकता है। तो ये सब क्या है, 22 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया। और एक कानून और बनाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण। यह अच्छा था, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर SC/ST कैटेगरी का केस है तो उसे कुछ दिन के लिए रखा नहीं जाएगा, उसे तुरंत कार्रवाई किया जाएगा कि यह दोषी है या निर्दोष है। नहीं तो कई व्यक्ति जो है कई साल तक जो है उसे जेल में रहना पड़ सकता है, कई दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि उसे जो है तत्कालीन गिरफ्तारी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकता। अगर SC/ST केस कर दिया तो उसे क्या है, अगर दोषी निर्दोष भी था, उसे निर्दोष भी है तो उसे कई दिन तक जो है उसे जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए मोदी जी क्या किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण, कि इस तरह का कोई केस आ रहा है
तो उसे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है उसे जल्द से जल्द निपटारा मिल जाना चाहिए कि वह दोषी है या निर्दोष है। अब देखते हैं कि यह जो क्या हुआ कि SC ST ने इस कानून का दुरुपयोग करने लगा समय समय पर। जब क्या हुआ कि जब SC सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे चुनौती दिया गया कि जो यह इस कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया कि तत्कालीन गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत को जो है रद्द कर दिया। अपना फैसला सुना के तहत जो क्या हुआ कि रद्द कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि यह जो है किस तहत किसके आधार पर जो है ये दोनों कानून जो है रद्द किया जा रहा है, तो वह बताया कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो 100 SC ST केस आया, तो उसमें से 70% जो केस है डिफॉल्ट था, यानी कि 70% व्यक्ति जो है उसमें निर्दोष पाया गया। तो इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। लेकिन बाद में जाकर भीम आर्मी SC ST व्यक्ति जो है इस सरकार का विरोध करने लगा। बाद में जाकर क्या हुआ, सरकार के पास से एक बड़ा वोट बैंक का मामला आ गया कि अगर यह कानून फिर से लागू नहीं होगा तो ये एक बड़ा वोट बैंक खिसकने का कारण बन सकता है। तो इसीलिए सरकार ने जो है संसद ने पुनः इसे बहाल कर दिया। अब देखते हैं कि आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का निषेध। राज्य जो है वह किसी भी प्रकार के व्यक्ति की जो है उपाधि नहीं देगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में वो उपाधि दे सकता है। जैसे डॉक्टर M वर्मा, ये क्या है, एक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि है। जैसे मेजर सोमनाथ वर्मा, ब्रिगेडियर दीपक ठाकुर, ये सब क्या है, सैनिक क्षेत्र में उपाधि है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और सैनिक के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। ऐसे भारतीय, तीसरा बात कह रहा है कि भारतीय नागरिक जो है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। जितने भी भारतीय नागरिक जो है उसको जो है विदेशी राज्य से जो है उपाधि नहीं लेगा। चौथा बात कहता है कि भारत में रह रहा है विदेशी नागरिक, वो लाभ के पद पर है या नहीं है, लेकिन वो जो है विदेशी उपाधि ले सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे नेपाल का गोरखा कमांडो है, वो क्या है, वो विदेश से है लेकिन हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए काम कर रहा है, वो लाभ के पद पर है, लेकिन फिर भी वह विदेशी उपाधि ले सकता है। क्योंकि हाल ही में जो है अभी हमारे गोरखा कमांडो जो है ब्लैक टॉप पर जो है कब्जा कर लिया था। चीन के रहते हुए भी चीन भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो है पहाड़ी क्षेत्र में सबसे तेज जो होता है वो गोरखा कमांडो होता है। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे इसके चर्चा किया गया था कि उपाधि किस प्रकार से जो है विदेशी से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि इस दायरे में जो है केस गया बालाजी राघवन केस सुप्रीम कोर्ट में 1995 में। इसमें जो है उपाधि को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक उपाधि एक सम्मान के कैटेगरी में दे दिया। उपाधि जो है वो व्यक्ति को स्वार्थपूर्ण कर रहा है। बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उपाधि जो कर रहा है वो एक स्वार्थपूर्ण है, लेकिन सम्मान जो है वो समाज के प्रति योगदान के लिए दिया गया था। सम्मान जो है वो समाज के प्रति अपना जो योगदान दिखा रहा है व्यक्ति, देश के प्रति या राज्य के प्रति जो दिखा रहा है वो क्या है, एक प्रकार का सम्मान है। तो अब देखते हैं कि ग्रेट खली को जो है क्या है, दिलीप सिंह राणा से ग्रेट खली का उपाधि मिला था क्योंकि अपने देश के प्रति जो है एक नाम रोशन किया था। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे स्वीकृति दे दिया गया था कि द ग्रेट खली का उपाधि इसे मिलना चाहिए। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर को उपाधि मिला था ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो खेल है वो क्रिकेट है। अगर क्रिकेट में बात किया जाए तो सबसे लोकप्रिय जो क्रिकेटर था उस समय का, क्रिकेटर को लोकप्रिय बनाने में किसी का हाथ है तो वो सचिन रमेश तेंदुलकर का है। इसलिए द ऑस्ट्रेलिया से उसे ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया का उपाधि मिला था। अब देखते हैं दिलीप कुमार और शाहरुख खान को जो है निशाने पाकिस्तान को उपाधि मिला था। इस आधार पर मिला था कि इसे भारत और पाक के मैत्री बढ़ाने में इसे योगदान बहुत रहा। ऐसे कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के मैत्रित्व बढ़ाने में जो इसका अहम भूमिका रहा है। अब देखते हैं कि भारत रत्न का जो मुद्दा है, मतलब जो 1954 में नेहरू चालू किया था, क्योंकि जो संविधान में नहीं है इसीलिए इसका भी विरोध किया गया है कि यह संविधान में नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इसे हम देखते हैं यह क्या है। भारत रत्न का जो मुद्दा 1954 में चालू किया नेहरू, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या है, एक प्रकार से उपाधि है। इसे जो है नेहरू चालू किया था, लेकिन इसकी जो आलोचना होने लगा, सबसे पहले जो इसका आलोचना किया था JB कृपलानी, जो संविधान सभा का सदस्य थे। ये मामूली व्यक्ति नहीं है, यह जो है 1947 में जो है कांग्रेस के सदस्य भी, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1947 में। यह जो है आलोचना किया क्योंकि यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। वह कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, इसे इस प्रकार का नहीं काम करना चाहिए, लेकिन यह जो है आलोचना किया। बाद में जनता पार्टी का सरकार आया 1978 में,
यह जो उपाधि को बंद कर दिया 1978 में, लेकिन वह गठबंधन का सरकार था, वो 2 साल में ही अंदर में ही खत्म हो गया। बाद में जाकर फिर 1980 में जो है प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो है कांग्रेस का सरकार आया। तो इस प्रकार जो है हम आर्टिकल 18 को समझ गए। अब देखते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार, यह था समानता का अधिकार, अब देखेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है।